हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट यहाँ पर जहाँ पे हम कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स के साथ, और पीवाईक्यूज़ भी कुछ दिखाएंगे आपको कि वास्तव में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह से टैकल किया जाता है। और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी फॉर्मेट में यहाँ पे समझेंगे। भले यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का मिक्स दिख रहा हो, कोई भी लैंग्वेज अगर आपकी है वो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रख के देखना है। नेशनल इनकम के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और ऐसा नहीं कि बुक इस लैंग्वेज डिफ़िकल्ट वर्ड में, आसान भाषा में, देसी भाषा में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और इस पूरे लेक्चर के बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं क्या करूँगा, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, यो भी यूपीएससी पैटर्न में। तो ये लेक्चर देखना जरूरी, क्योंकि वो देखोगे डायरेक्ट ना तो आपको लगेगा कि आपको नहीं आता और आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो रिवीजन के तौर पर आपको ये लेक्चर पहले देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे लेक्चर को, एमसीक्यू वाले लेक्चर को सॉल्व करना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, इससे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये होती क्या है, ये बेसिक में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें या नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो आखिर होती क्या है। तो नेशनल इनकम एक ऐसा टोटल वैल्यू होता है। मतलब क्या, टोटल वैल्यू, कुल मूल्य। मतलब क्या, कुल मूल्य। किस चीज़ का कुल मूल्य, एक देश के भीतर। मतलब मान के चलो कि ये हमारा देश है ना, ये मैं अपना देश बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये देश मान लीजिए हमारा भारत है। तो एक देश के भीतर एक समय में, एक वर्ष में, मतलब एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, है ना। एक वर्ष में एक देश के भीतर जो वस्तुएं और सेवाएं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है उसका टोटल। मतलब एक देश के भीतर तो क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए नेशनल इनकम जानने के लिए। एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक देश है ना। फिर गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, बिना गुड्स एंड सर्विसेज के आप बता नहीं सकते। उनका प्रोडक्शन होना चाहिए कि इनका प्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही एक टेन्योर होना चाहिए। तो चार कंपोनेंट अगर आपको पता है तो किसी देश की नेशनल इनकम आप बता सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि दिल्ली की नेशनल इनकम क्या है, तो दिल्ली की नेशनल इनकम नहीं बता सकता, क्योंकि दिल्ली एक राष्ट्र नहीं है। और जो नेशनल इनकम है वो किसी नेशन के कंटेक्स्ट में या किसी राष्ट्र या किसी देश के संबंध में बताया जाता है। मतलब बेसिक भाषा में देखूं तो एक निश्चित अवधि में, एक लिमिटेड टेन्योर में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, उनका टोटल जो प्राइस हो रहा है वह क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अब ये कैसे होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं क्या, मान के चलिए कोई देश है, वहाँ पर जो गेहूँ है ना, वहाँ पर गेहूँ है, 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ गेहूँ का। वहाँ पर कार है, कार का प्रोडक्शन हुआ 50 लाख का, या 50 लाख की कार का प्रोडक्शन हुआ। वहाँ पर मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ कितने का, 3 लाख का, 3 लाख का मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ। और वहाँ पर डॉक्टर की सेवाएं या स्कूल, उससे 2 लाख रुपए की आमदनी हुई। तो उस देश की नेशनल इनकम कितनी कहलाएगी, 5 और 50, 55, 55 3 58 और 2 60, 60 लैक्स रुपीज़। तो 60 लैक्स उस देश की नेशनल इनकम कहलाएगी। तो मतलब क्या, आपने एक देश का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको काउंट किया, गुड्स को काउंट किया, ठीक है ना, फिर सर्विसेज को भी काउंट किया, और इन चारों को मिला के आपने बताया ये एक देश की राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का। अब ये जो नेशनल इनकम है, ये कोई घर की तो इनकम है नहीं कि कोई भी उठा और इसे काउंट कर लेगा। तो इसके लिए प्रॉपरली काम किया जाता है। इसको काउंट करने के लिए, नेशनल इनकम की गणना करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उसका लेखांकन नहीं करेंगे या जब तक हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि नेशनल इनकम कितनी है, इस देश की कितना होना चाहिए, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो ये सब काम कौन करता है, एनएसओ करता है, जिसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। यह जब काउंट करता है तो इससे सरकार को क्या पता चलता है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर एनएसओ काउंट कर रहा है किसी देश की नेशनल इनकम तो सरकार को क्या पता चल रहा है, सरकार को यह पता चलता है उस देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है या स्टैग्नेंट है।
ये पता चलता है। फिर ये पता चलता है किसी क्षेत्र का, किसी सेक्टर का कितना योगदान है, प्राइमरी सेक्टर कितना योगदान कर रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना योगदान कर रहा है, सर्विस सेक्टर कितना योगदान कर रहा है। तो किसी क्षेत्र की जो प्रगति है वह काउंट हो जाती है जब किसी देश का नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है या उसकी राष्ट्रीय आय का लेखांकन होता है। फिर इससे क्या होता है, उससे दोस्तों क्या होता है सर, कि नीतियाँ जो होती हैं, जो पॉलिसी होती हैं, किस तरह से बनाना है, क्या और बनाना चाहिए, ये सारी बातें क्या चलती है, उस देश को पता चलती है। मतलब कोई देश जब भी अपने राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करवाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी देश की आय या अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और पॉलिसी कैसे वर्क कर रही हैं। ये सारा काम होता है किसके द्वारा, नेशनल इनकम के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, दो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे समझे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय का लेखांकन या नेशनल इनकम की अकाउंटिंग क्या होती है। ये दोनों को कॉन्सेप्ट आपने समझे, है ना। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है, कुछ छोटे छोटे की टर्म्स यहाँ पे समझने ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम चलेंगे किस तरफ, हम चलेंगे नेशनल इनकम को कैसे काउंट किया जाता है, काउंटिंग कैसे होती है और ये काउंटिंग क्यों होती है और क्यों समझना ज़रूरी है। कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2013 में कि द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर गिवन पीरियड इज इक्वल, एक राष्ट्रीय आय किसी देश की दिए गए पीरियड में किसके बराबर होती है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल्स, सम ऑफ टोटल कंजप्शन या कुल उपभोग है, निवेश है, निवेश में खर्च है, उसके बराबर होती है। सम ऑफ पर्सनल व्यक्तिगत जो आय होती है इंडिविजुअल को, उसके बराबर होती है। या मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ऐसा जो मूल्य जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के बाद प्राप्त होता है उसके बराबर होती है। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि नेशनल इनकम में क्या करते हैं, जो गुड्स होती हैं और जो सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको जब हम फाइनल काउंट कर लेते हैं तो हमें नेशनल इनकम पता चलती है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। लेकिन हमें सारे मेथड को पता होना ज़रूरी होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, नेशनल इनकम की कुछ हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को इन द ईयर ऑफ 1867-68। किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार क्या किया था, इसको यहाँ पे देखा था। फिर VKRV जो राव हैं, उनको कहा जाता है फादर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसके पिता कहा जाता है उनको, VKRV राव को। इन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को 1931-32 में, किस तरह से इसको काउंट करना है, फर्स्ट टाइम इन्होंने इस चीज़ को सामने लेके आए थे। फिर नेशनल इनकम कमेटी बनती है अंडर चेयरमैन ऑफ PC महालनोबिस अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय आय को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, काउंट करने के लिए PC महालनोबिस, जिनकी हाल में निधन हो गया था, डेथ हो गया था, उनकी अध्यक्षता 1949 में एक कमेटी बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है नेशनल इनकम का, यह भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया कि नेशनल इनकम क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, और इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपने समझ ली। अब हम अकाउंटिंग में जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट उनको भी समझ लेंगे। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब नाम तो बहुत बड़ा लिखा है ना, लेकिन है बहुत आसान बात। देखिए, आप जैसे मान चलिए कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप कंज्यूमर हैं, है ना, और एक कोई फर्म है जो कंपनी है। ठीक, अब जो फर्म होती है, अब कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, एक कोई हाउस होल्ड हो सकता है, कोई घर, मतलब कि कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई पर इंडिविजुअल भी हो सकता है। फर्म जो सभी फर्म आ जाती हैं जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, ये फर्म जो होती है ना, ये हमें गुड्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स से कोई सामान प्रोवाइड करती है। उसके बदले हम इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हम इनको पैसा देते हैं। क्या देते हैं, पैसा देते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे एक फ्लो हो रहा है गुड्स का और पैसे का। मतलब अगर आप देखो तो ये जो वस्तुएं हैं, परिवार के पास क्या हो रहा है, परिवार क्या कर रहा है, परिवार के पास वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, है ना, और धन और इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहा है किसका, जो व्यवसाय को जा रहा है। मतलब क्या, बेसिक बात है, आपको पता ही है, इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट में था तो मैंने इसको यहाँ पर आपको बता दिया कि धन क्या, और जो हाउस होल्ड होते हैं उनके बीच में और जो फॉर्म्स होती हैं उनके बीच में ये जो चीज़ें होती रहती हैं, सर्कुलर फ्लो एक चलता रहता है। ठीक, अब ये बात हो गई। अब जब हम एक इसके कॉन्सेप्ट में आते हैं, क्या नाम है, कि जो हमारा नेशनल इनकम है, तो कुछ चीज़ें और भी जाननी आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काउंट होता है, गिव मी अ सेकंड, मैं पहले देख लेता हूँ शायद इसमें दिया है या नहीं तो मैं आपको अलग से लिख के बताता हूँ। ठीक है,
देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है क्या, डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी। मतलब क्या, डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी। डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी ये क्या होता है, टेरिटरी घरेलू आर्थिक क्षेत्र, इसका हिंदी में मतलब हुआ, ठीक है ना। अब ये डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, बात एकदम याद रखना आप, है ना। मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है। सरकार का जहाँ पे नियंत्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी उसे माना जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे कि ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, और इस पूरे भारत में सरकार का पूरा इकोनॉमिक क्या है, कंट्रोल है, ये तो पता ही आपको। तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी तो कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन मान के चलिए भारत का जहाज़ है जो यहाँ से निकल चुका है और यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है ना। ये जहाज़ है भारत का जो भारत से निकल के 20 समुद्र में है या बंगाल की खाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, तो ये किसका पार्ट होगा, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। इसका मतलब क्या है, विमान है, फ्लाइट जो उड़ रहे हैं, या जो पानी के जहाज़ हैं, ये भी किसके पार्ट कहलाते हैं, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट यहाँ पे माने जाते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर ईरान है, ठीक है ना। ईरान में एक एम्बेसी है जो भारत की है, तो ये एम्बेसी जो है वहाँ पे किसका रूल लगेगा, वहाँ पे भारत का माना जाएगा, भारत का पार्ट वो माना जाएगा। तो जो दूतावास होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत काउंट होती हैं। मतलब विमान हो गए, जहाज हो गए, दूतावास हो गए, है ना, या काउंसलेट होती हैं, मतलब दूतावास के नीचे कहलाती हैं। ये किसी भी देश में हों, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट यहाँ पे माने जाते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। मान के चलिए भारत के अंदर अमेरिका में एक एम्बेसी है किसकी, यूएसए की, है ना। और यूएस के अंदर अगर आप देखोगे, चलो मैं यहाँ पे यूएस का मैप बना लेता हूँ, ये वाला यूएसए है ना। अब यूएसए में भारत की एम्बेसी है, तो जो भारत की एम्बेसी है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी यूएस में, और यूएस की एम्बेसी भारत में है वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। मतलब आपने समझा, किसी देश की एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है, घरेलू आर्थिक क्षेत्र के रूप में उसे काउंट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर समझा, इसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया। अब ये जरूरी क्यों है कि जब हम जीएनपी काउंट करेंगे ना, हम बात अभी जब आगे करेंगे जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस देखेंगे, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो एक तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया। अब हम आते हैं किस एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिससे क्या कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखिए, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है। फैक्टर कॉस्ट में अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर होते हैं, मान के चलिए एक कार को बनाना है, हमें कार को बनाना है, तो एक कार अगर हमें बनाना है तो हमें कौन कौन लगेगा, हमें लेबर लगेगा, उस कार को बनाने के लिए लगेगा, ठीक है। इसके अलावा एक लैंड लगेगी, एक ज़मीन लगेगी जहाँ पे हमारा फर्म होगा, जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। एक कैपिटल लगेगा, पूंजी लगेगी, एक निश्चित अमाउंट लगेगा। मतलब क्या, पहला तो लगा हमें लेबर, लैंड लगी, कैपिटल लगा, है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता, एक व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करेगा, खर्चा करेगा, तो वो, ये जो चारों फैक्टर होते हैं इनको फैक्टर बोला जाता है। ये चारों हमारी कार को बनाने के लिए चाहिए, है ना। कोई भी प्रोडक्ट को बनाना है, किसी भी प्रोडक्ट को आपको बनाना है, तो ये चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और इन चारों को बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। मतलब क्या, इन चारों में जो लागत आएगा, इन चारों में जो पैसा लगेगा, वो कार का एक बेसिक प्राइस कहलाएगा, या कार का बेसिक प्राइस अगर हम बात करें, या तो कार का फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। मतलब क्या, ये कॉस्ट जो है ना, ये किसी भी यूनिट को बनाने में लगाई गई है। मतलब इस यूनिट को हमने बनाया, मैंने एक चश्मा, लेट्स कि मैंने यहाँ पे एक चश्मा बनाया, है ना, तो मैंने चश्मा बनाया तो मैंने रॉ मटेरियल भी लगाया इसमें, है ना, ये चश्मा बनाया, रॉ मटेरियल लगाया, मैंने एक जगह रेंट पे लिया था, मैंने कैपिटल लगाई, लेबर लगाए, तो ये जो प्राइस इसका फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, ये बेसिक प्राइस इसका कहलाया, जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, वो होता है उसका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में जो पैसा लगता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। अब मार्केट प्राइस का, कि ये प्रोडक्ट तो मैंने मान के चलिए कि मैंने क्या किया, मेरी जो फैक्ट्री है यहाँ से ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, और इस प्रोडक्ट को मुझे मार्केट में बेचना है, कस्टमर को बेचना है। मतलब क्या, कोई सामान है या कार है ना, इसको हमें किसको बेचना है, ग्राहक को। जैसे कार है, ये मैं कार मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसको बेचना है क्या, मुझे ये दिवस को कार को बेचनी है, ठीक। तो
जब कार मैन्युफैक्चरिंग हुई उसके बाद इसमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, है ना, ठीक। सरकार ने टैक्स लिया, प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ इसमें जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगी, ये दिवस को बेची जाएगी या मुझे बेची जाएगी। तो मान के चलिए कि इस कार को बनाने में लगे 3 लाख रुपए, है ना, 30 लाख लिख देखिए, हाँ ये 3 लाख रुपए लगे। अब उसमें ये सारा खर्चा मिला के 1 लाख रुपए का हुआ, है ना। तो मुझे ये कार कितने मिलेगी, मुझे कार मिलेगी 4 लाख रुपए में मिलेगी। और जब ये 4 लाख में मिलेगी तो 4 लाख क्या कहलाए, इसका मार्केट प्राइस कहलाया। मतलब जो प्राइस कंज्यूमर जो है, कस्टमर है, वो चुकाएगा, वो मार्केट प्राइस कहलाता है। मतलब आपने यहाँ पे समझा कि जिस कार को बनाने में जो लागत आई उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, जो अंतिम कीमत उपभोक्ता चुका रहा है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। दोनों बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीडीपी पहले फैक्टर कॉस्ट में मापी जाती थी, अभी हमने बदल कर उसे मार्केट प्राइस में कर दिया। तो ये हमारे लिए जीडीपी मापने का जो चेंजेज हुआ, इस चेंजेस के बिहाफ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब आपको इसको यहाँ पे समझ के रखना है। अब मान के चलिए मैंने कहा कि आपको फैक्टर कॉस्ट किसी चीज़ का निकालना है ना, फैक्टर कॉस्ट ये जो प्राइस निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो मार्केट प्राइस जो मुझे बेचा गया है उसमें से आप क्या करोगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स जो यहाँ पर लगा है, मतलब 1 लाख रुपए तो इसमें 60,000 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स लगा, इसको आप हटा दोगे। और सब्सिडी मान के चलो, सरकार कभी कभी क्या करती है, कंपनी को सब्सिडी देती है कि आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो हम आपको सब्सिडी देते हैं। जैसे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम सरकार ने चलाई, तो इसमें सरकार ने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज को सब्सिडी दी कि हम आपको ये सब्सिडी दे रहे हैं, अब आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें मार्केट प्राइस से, बाजार कीमत से इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना पड़ता है, सब्सिडी को जोड़ना पड़ता है। तो ये फैक्टर कॉस्ट इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर समझा कॉन्सेप्ट को कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं और सब्सिडी घटा देते हैं तो इसके बाद सरकार क्या करती है, उसके बाद जो मार्केट प्राइस हमारा निकलता है। तो मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, है ना, फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे समझ लिया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जीडीपी को पहले समझेंगे, बेस उसके उसके नॉमिनल प्राइस और रियल प्राइस के बीच में आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट जो प्राइस होता है उसी को करंट प्राइस भी बोला जाता है, करंट प्राइस भी बोला जाता है, और उसी को नॉमिनल प्राइस भी बोला जाता है, नॉमिनल प्राइस भी बोला जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, एकदम से याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो ये तो बात हमने समझ ली किसके बारे में, यहाँ पर हमने देखा फैक्टर कॉस्ट के बारे में। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। जैसे जब भी हम नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, 3 चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, 3 क्या बेसिकली कई चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं, तो वो उनको समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक कोई फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कार को बना रहे हैं, कार को बना, ये कार नहीं, इसको हम चश्मा मान लेते हैं, मैं चश्मा बना रहा हूँ, चश्मा बना रहा हूँ। अब ये फैक्ट्री जिसमें मशीन है उसको आपने 1 करोड़ रुपए में लिया था, ठीक है ना। आपने हर एक चीज़ की एक वो होती है, क्षमता होती है। तो मान के चलो 1 करोड़ की जो मशीन है 50,000 जो चश्मा बनाने में कैपेबल है, आपने 1,000 चश्मा बना लिया। अब इसकी क्षमता कितनी बची, 49,000 बची, है ना। मतलब क्या, किसी भी जो फैक्ट्री मशीनरी होती है ना, वो क्या करती है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करती रहती है उसका वियर एंड टीयर, घिसाव जो होता है वो बढ़ता रहता है। कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, पुराना हो जाता है तो बदलना पड़ता है। तो वो सब कॉस्ट क्या कहलाती है, डिप्रिसिएशन कहलाती है, ह्रास कहलाती है। मतलब 1 करोड़ की मशीन 1,000 प्रोडक्शन बनाने के बाद अब वो 49,000 प्रोडक्शन बना सकती है, प्रोडक्ट बना सकती है। तो उसके बीच जो 1,000 का जो डिप्रिसिएशन है उसे डिप्रिसिएशन कहा जाता है। मतलब क्या, इमूवेबल जो प्राइस में टूट फूट दुर्घटना के कारण जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माना जाता है। देखिए फिक्स कैपिटल क्या होती है, जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, लैंड जो आप खरीदते हैं ना, उसे फिक्स कैपिटल कहा जाता है। तो फिक्स कैपिटल, क्योंकि ये मशीनरी फिक्स कैपिटल के अंतर्गत आती है, तो इसमें जो यूज उसे कंजप्शन माना जाएगा या उसे डिप्रिसिएशन माना जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना, कि डिप्रिसिएशन कितना हुआ। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम को जो काउंट करेंगे ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको पहले ही जब मैं आपको बता दूंगा तो क्या रहेगा कि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, NFIA एक ऐसा डिफरेंस होता है। आप यहाँ पर समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये हो गया भारत, है ना, ये मैं यहाँ पर भारत का नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है ना।
ठीक। अब यहाँ पे मैं बना देना यूएस, ये हो गया यूएसए, ठीक है। अब मान के चलिए यूएसए हो गया, ये कनाडा हो गया, ये यूके हो गया, है ना, यूके हो गया। अब भारत में मान के चलिए कि विदेशी लोग जो काम कर रहे हैं, भारत में ही विदेशी लोग काम कर रहे हैं, भारत में विदेशी लोग काम करते हैं, और विदेश में भारतीय लोग काम करते हैं, भारतीय लोग काम करते हैं, ठीक। तो मान के चलिए कि जो लोग विदेश के हैं उन्होंने भारत में काम करके 400 करोड़ रुपए कमाई की। अब ये पैसा इन्होंने अपने देश कनाडा, यूएसए, जहाँ के भी उन्होंने यहाँ पे भेज दिया। वहीं भारत के जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उन्होंने 700 करोड़ की कमाई की, क्योंकि भारत के लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, कमाई करते हैं, तो भारत के लोगों ने मान लिया यहाँ पे 700 करोड़ की कमाई की। तो मतलब 400 करोड़ यहाँ से गए और 700 करोड़ यहाँ पे आए, तो इसके भी डिफरेंस कितना, फ़ायदा कितना हुआ भारत को, 300 करोड़ का हुआ। और ये 300 करोड़ क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से जो प्राप्त आय होती है और विदेश को गई जो आय होती है। मतलब विदेश से हमने 700 करोड़ की आय प्राप्त की, है ना, 700 करोड़ की आय प्राप्त की, और विदेश गई कितनी है, 300 करोड़ हमारी आय यहाँ से गई। इसके बीच जो डिफरेंस होता है, इसके बीच डिफरेंस होता है 400 करोड़ का, सॉरी ये 400 करोड़ यहाँ से गई, तो इसके बीच जो डिफरेंस है 300 करोड़ का, वह क्या कहलाया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाया, ठीक है ना। तो भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, है ना, विदेश में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में जब अर्जित आय को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको भी समझना है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे भुगतान होते हैं जिसके बदले कोई वस्तु नहीं मिलती, ना कोई सेवा मिलती। जैसे मान के चलिए स्कॉलरशिप हो गया, तो स्कॉलरशिप की क्या बदले कोई प्रोडक्शन होता है, नहीं होता। तो स्कॉलरशिप हो गया, गिफ्ट हो गया, या किसी देश ने डोनेशन दिया, भारत भी डोनेशन देता है बहुत सारे देशों को, या पेंशन दी, इन सब को ट्रांसफ़र पेमेंट के अंतर्गत माना जाता है, जिसके बदले ना तो कोई गुड्स का प्रोडक्शन होता ना किसी सर्विसेज का, ठीक है ना। इनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, तो राष्ट्रीय आय में इनको शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम के तीनों कॉन्सेप्ट, डिप्रिसिएशन, एनएफआई, आपने ये समझ लिया, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट समझा, इनडायरेक्ट टैक्स समझा, मार्केट प्राइस समझे, ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे समझे, है ना। जो भी डाउट हो आप सीधे मैसेज करिएगा, मैं आपको क्लियरली फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या ऑडियो मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे समझने हैं, एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं। जैसे क्या कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है कैपिटल आउटपुट रेशियो और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन दोनों को समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो यह बताता है कि जब भी हम कोई एक यूनिट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे एक कार को हम बना रहे हैं, एक कार को बनाने में कितनी पूंजी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, ये उस चीज़ का कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा कि एक आउटपुट निकलने में, एक कार के निकलने में कितनी कैपिटल लग रही है। मतलब अगर एक कार को मैं 4 लाख रुपए में बेचूंगा और उसमें प्रोडक्ट जो कैपिटल लग रही है 2 लाख रुपए लग रही है, तो कैपिटल जो आउटपुट रेशियो इससे फिर हमारा काउंट होता है। मतलब क्या, मान के चलिए यहाँ पे मैंने देखा 40 लाख रुपए मैंने लगाए, है ना, 40 लाख मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब इससे हमारे पास कितनी प्रोडक्शन हुआ, है ना, मान चलिए कि इससे हमारे पास 40 कार निकल के सामने है, तो 1 लाख रुपए कितना लगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा कहलाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है एक यूनिट बनाने में। तो ये चीज़ आपने समझी। अब देखिए, मान चलिए आपसे पूछा जाता है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये होता है कि अगर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अब उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितना कैपिटल और हमें लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी तो हमारा 40 लाख रुपए हम लगा रहे हैं, 40 कार निकालनी है हमारी, ठीक है ना। बाद में अगर हमें 41 कार निकालनी है, 45 कार निकालनी है, 48 कार निकालनी है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना और ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी। इस चीज़ को क्या किया जाता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक है ना। अब गियर बॉक्स का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि COR कैपिटल आउटपुट रेशियो या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है थोड़ा सा आउटपुट पाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ रही है। मतलब अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, हमारी जो मशीनरी है ना उतनी इफिशियंट नहीं, उतनी प्रभावी नहीं है ना। वो जनरली क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारे खर्चे धीरे धीरे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि भाई हम यहाँ पे 1 लाख रुपए लग रहा था और हमको यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने हमारा 1.5 लाख लगने लगा पर कार।
तो इसका मतलब क्या, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा सही नहीं है, हमारी लोअर इफिशियंसी है, हमारी प्रभावशीलता कम है, ये फिर क्या कहलाता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है ये भी एग्जाम पूछा जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर समझना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर जीडीपी के बारे में, जीडीपी। ठीक है, अब देखिए जीडीपी के बारे में यहाँ पे समझेंगे, जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, तो कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, हाँ, ठीक है, जीडीपी क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूँ साधारण भाषा में जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे काउंट की जाती है। अब ये नेशनल जीडीपी क्या होती है, किसी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, मैंने आपको यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया था, अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं, सेवाएं, सेवाएं क्यों, क्योंकि जहाज जो यहाँ से जा रहा था ना वो सेवा दे रहा था, तो जहाज सेवाएं हैं, है ना, डॉक्टर्स जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी सेवा दे रहे हैं, तो अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स और जो हमारी सर्विसेज हैं उनका जो अंतिम उत्पादन है, अगर हम बात करें उनका जो टोटल वैल्यू है वो जीडीपी कहलाता है। मतलब क्या, अगर एक देश ने 5 लाख रुपए का गेहूं उगाया, एक देश ने 10 लाख रुपए की कार बेची, 3 लाख रुपए की मोबाइल बेचे, है ना, और 5 लाख रुपए की हमने क्या की, सेवा बेची या डॉक्टरी बेची, तो हमारा इसका जो टोटल काउंट वो हमारा जीडीपी कहलाया। ठीक है, तो ये जीडीपी कहलाता है। ठीक, अब ये जो प्राइस मैंने आपको बताया, ये प्राइस कौन सा है, मैंने आपको 2 प्राइस यहाँ पे बताए हैं, आपको सिखाया, फैक्टर प्राइस है या मार्केट प्राइस है ना, कि मार्केट प्राइस है या फैक्टर प्राइस है, क्योंकि फैक्टर प्राइस होगा तो जीडीपी कम निकलेगी, क्यों, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह नहीं जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जब मैं आपको जीडीपी बता रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि फैक्टर प्राइस है या मार्केट प्राइस है, मैंने आपको जनरली एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझाया। ठीक है ना, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, तो जब आपको मैं बोलूं कि 2 तरह का जीडीपी आपको निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या कहलाएगा, जो भी कि भारत के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित हुई उनको प्रोडक्शन में लैंड कितना लगा, है ना, उनको लेके अगर आप देखोगे लेबर कितना लगा, कैपिटल कितना लगा, है ना, कैपिटल कितना लगा, एक सेकंड, हाँ, कैपिटल कितना लगा, कैपिटल कितना लगा, और अगर आप देखोगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप कितनी लगी, तो फैक्टर कॉस्ट में आपको पता ही है कि 4 चीज़ें काउंट की जाती हैं। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं कि दोस्त मुझे ये बताओ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको हमने बाजार में कंज्यूमर को कितने रुपए में बेचा। मान के चलो कि आपने 3 लाख रुपए जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस आपकी 4 लाख रुपए हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी जोड़ रहे हैं, है ना, जो सरकार को प्राप्त होता है। ठीक, सब्सिडी यहाँ पे काउंट नहीं की जाती, सब्सिडी को यहाँ पे घटा दिया जाता है। ठीक, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को प्रोडक्शन जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आपका 100 रुपये निकले और जीडीपी मार्केट प्राइस आपका 120 रुपये निकले, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर लिया जाता है, सब्सिडी हटा दिया जाता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, क्या बता दिया ना आपको। अब मैं आपसे पूछूं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी है ना एट मार्केट प्राइस हमारी कितनी है, 1000 रुपये है ना, और हमारा इनडायरेक्ट जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारा 100 रुपये है। सरकार ने जो सब्सिडी दी थी वो 20 रुपये है। तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप क्या इसका आंसर कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, है ना। तो क्या होगा अगर आप देखोगे तो जो इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी है 120 रुपये, ये क्या कर दिया जाएगा, इसमें से घटा दिया जाएगा। तो 900, मतलब क्या, देखो इनडायरेक्ट टैक्स में से घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कितना, 1000 में 100 घटा 900 आ गया, ठीक है, 900 आया, और जो सब्सिडी है वो इसमें जोड़ दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 920। क्यों सब्सिडी जोड़ दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने हो सकता है लैंड लेने में आपको क्या किया है, 20 रुपये की सब्सिडी दी है, तो वो आपको फैक्टर कॉस्ट में माना जाएगा ना, क्योंकि लैंड लेबर तो फैक्टर कॉस्ट का प्राइस है। तो लैंड लेने में सरकार ने आपको सब्सिडी दी, मशीनरी लेने में सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, तो जो सब्सिडी दी सरकार ने 20 रुपये, वो आपका फैक्टर कॉस्ट में काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसको प्रोडक्शन में आपने यूज किया है। मतलब ज़मीन लेने में सरकार ने आपको सब्सिडी अगर दे दी है, इसका मतलब क्या है, सरकार ने
फैक्टर कॉस्ट में आपकी हेल्प की है, तो उस फैक्टर कॉस्ट को काउंट किया जाएगा और इसलिए सब्सिडी को उसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट में। तो ये आपने समझा किसके बारे में, आपने जीडीपी के बारे में समझ लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि जीएनपी क्या होता है। जीडीपी तो आपने समझ लिया दोस्त, लेकिन आप बताओ मुझे जीएनपी क्या होता है। यहाँ पे दो फोटो लगी हैं, जीडीपी में भारत की फ़ोटो लगी है, जीएनपी में लोगों की फ़ोटो लगी है, और लोग यहाँ पे पासपोर्ट भी लिए हुए हैं। तो जहाँ पे जीडीपी यह बताता है कि एक देश के भीतर कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ, वहीं जीएनपी यह बताता है कि भारत के नागरिकों ने कितना गुड्स एंड प्रोडक्शन, भारत के नागरिकों ने जो सामान को उत्पादित किया उनका जो प्राइस है वो कितना है। मतलब क्या, मान के चलिए कोई कंपनी है भारत की, टाटा कंपनी है, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है, अफ्रीका में इस्टेब्लिश है ना। वहाँ पर क्या करे, टाटा कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। या अगर आप देखो, आप यहाँ से गए हो, आप नागरिक, वहाँ पे आप जाके 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आप गए वहाँ पे जाके आपको हज़ारों करोड़ रुपए कंपनी अपनी खड़ी कर दी। तो मतलब क्या हुआ कि जब किसी देश के नागरिक, हमारे देश के नागरिक के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसका टोटल वैल्यू क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। अब आप पूछोगे कि सर मुझे जीडीपी तो पता है ना, मुझे जीडीपी पता है कि हमारे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन है ना, $3 ट्रिलियन है। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा जीएनपी कितना होगा, है ना, जीएनपी हमारा कितना आएगा। तो जीडीपी को जब जीएनपी निकालना हो तो एक चीज़ उसमें जोड़ी जाती है, इसे क्या कहा जाता है, एनएफआईए। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किसी भी विदेश से जब कोई प्राप्त आय होती, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि मान के चलो कि भारत में जो लोग हैं विदेश के, उन्होंने 400 करोड़ रुपए कमाए, भारत के लोग जो बाहर हैं उन्होंने बाहर 700 करोड़ रुपए के, तो 300 करोड़ रुपए क्या कहलाया, 300 करोड़ रुपए क्या कहलाते हैं यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम जीएनपी काउंट करते हैं दोस्त, जब हम जीएनपी काउंट करते हैं तो हम जीडीपी में क्या जोड़ देते हैं, एनएफआईए जोड़ देते हैं। मतलब शुद्ध जो विदेशों से आय हमारी बची है, भारत में रहने वाले लोगों ने 500-400 करोड़ रुपए कमाए थे, विदेश में जो भारतीय हैं उन्होंने 700 करोड़ रुपए कमाए और भेजे यहाँ पे 300 करोड़ रुपए, और ये 3 ट्रिलियन डॉलर, तो $3 ट्रिलियन और 300 करोड़ रुपए भारत की जीएनपी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आ जाएगा, तो अब हम जब जीएनपी करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि जीएनपी हमने क्या किया, जो क्या कहना है, जो जीडीपी है उसमें हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब देखिए जीडीपी में एक चीज़ शामिल होती है, जब कोई विदेशी भारत में वो चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो हम जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन जब हम जीएनपी काउंट करेंगे, तो जीएनपी जब हम काउंट करेंगे तो जो लोग विदेश पैसा लेके जा रहे हैं यहाँ से, विदेशियों द्वारा जो उत्पादन हो रहा है या विदेशी सिटीजन उत्पादन कर, उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पर, एनएफआई यहाँ पर जब हमने ऐड किया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने विदेशियों द्वारा जो प्राप्त है उसको यहाँ पर बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा जीडीपी और जीएनपी के संबंध में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपने जीडीपी समझ लिया, जीएनपी समझ लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में यहाँ पर, और कोई कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस से नेट तक का रास्ता यहाँ पे कैसे तय होता है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो जीडीपी जीएनपी हमने यहाँ पर समझा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझने हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मैं एक टाइम लाइन लिख देता हूँ, ठीक है ना, 2010, 2011, 2012, 2013, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। कार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉमिनल प्राइस, रियल प्राइस, ठीक है ना। मान के चलो किसी देश में 2010 में 15 कार का प्रोडक्शन हुआ, 15 कार का प्रोडक्शन हुआ। अब 15 कार का जो रियल प्राइस था 15 लाख रुपए था, नॉमिनल प्राइस भी 15 लाख रुपए था। नेक्स्ट ईयर भी हमने क्या किया, 15 कार का ही प्रोडक्शन किया, 15 कार का। लेकिन जो प्राइस है टैक्स वगैरह की वजह से कितने का हो गया, 18 लाख का हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, 20 लाख का प्रोडक्शन किया। कार 15 ही हैं लेकिन प्राइस क्या हमने बढ़ा दिया, फिर हमने प्राइस बढ़ा दिया। मतलब क्या, प्रोडक्शन की जो यूनिट है वो तो नहीं बढ़ रही है लेकिन प्राइस क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो प्राइस बढ़ने की वजह से जो कीमत हमें प्राप्त हो रही है वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है, ठीक है ना। मतलब क्या,
अगर आप नॉमिनल जीडीपी समझो, जीडीपी को बेस ईयर पर मापा जाता है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क है? अगर आप देखो, जीडीपी को वर्तमान बाजार कीमतों पर देखा जाता है और इसमें क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को शामिल कर लिया जाता है। मतलब क्या, अगर आपने देखा तो भले प्रोडक्शन नहीं हो सकता है नॉमिनल जीडीपी आपकी लगातार बढ़ती जाए। नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से भी बढ़ सकती है ना, कि हमारा प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ती जा रही है। लेकिन रियल जीडीपी तभी बढ़ती है जब कॉस्ट, जो हमारी यूनिट होती है उसका प्रोडक्शन जब बढ़ता है ना। तो ये चीज़ हमें रियल जीडीपी पर फोकस करना चाहिए, ना कि नॉमिनल जीडीपी पर। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या नॉमिनल जीडीपी किसी देश में प्रोडक्शन बढ़ने का इंडिकेटर है, तो ज़रूरी नहीं है ना। कभी कभी प्राइस बढ़ने की वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है? तो नॉमिनल जीडीपी जब निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी बराबर जीडीपी एट करंट प्राइस जो होता है, करंट प्राइस जो होता है वो कहलाता है कि नॉमिनल जीडीपी। वहीं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस जो कहलाता है, कांस्टेंट प्राइस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रियल जीडीपी। ठीक है, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में ये डिफरेंस आपने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे मेजर किया जाता है, उसे जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है। मतलब क्या, कि मान के चलिए कि रियल जीडीपी हमारी 1 लाख करोड़ की ही है ना, लेकिन क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है तो नॉमिनल जीडीपी हमारी 2 लाख करोड़ हो गई है। तो इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2 का है। भाग करोगे 2 आ जाएगा, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर कहलाएगा। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच जो डिफरेंस है उसको काउंट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी आपने देखा यहाँ पर, नॉमिनल जीडीपी प्राइस बढ़ने से, किसी चीज़ का मूल्य बढ़ने से जी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन रियल जीडीपी तब बढ़ती है जब किसी यूनिट में प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, ये सारी चीज़ें होती है, तब उसे रियल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जीवीए, ग्रास वैल्यू एडेड। ठीक है ना, ग्रास वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि इसे कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे मतलब मैं देखूँ कि कोई चीज़ है ना, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है। जैसे अगर देखो जीडीपी हमारी कितनी, 1 लाख करोड़ रुपए की है, और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स हमने, या मान के चलिए कितना है, 100 करोड़ है, सब्सिडी हमारी 50 करोड़ है। तो जीडीपी में से जब आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दोगे और सब्सिडी जोड़ दोगे तो आपको जीवीए निकल के सामने आएगा। ठीक है ना, तो ग्रास वैल्यू एडेड जो है आपका निकल के सामने आ जाएगा। तो ग्रास वैल्यू एडेड में अगर आप देखोगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटाने के लिए आउटपुट का मूल्य यहाँ पे देखा जाता है, मतलब इंटरमीडिएट जो कंजप्शन उसको हटाया जाता है ग्रास वैल्यू एडेड मेथड में। अभी हम यहाँ पे आगे देखेंगे भी, समझेंगे भी। अब देखिए ग्रॉस से नेट तक का सफ़र कैसे होता है। नेट क्यों हमें जानना जरूरी होता है? नेट इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हमें ये पता करना है क्या, कि जीएनपी जीडीपी तो हमें पता कि एनएनपी एनडीपी भी पता करना है, लेकिन 2 चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले जीडीपी और जीबीए में क्या अंतर होता है। मतलब मैं यहाँ पे आपको जीडीपी और जीबीए की कहानी यहाँ पे दिख ही रही है। जीबीए क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी क्या होता है, अगर हम बात करूँ, जीबीए क्या होता है, किसी देश में जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, मतलब मान चलो कोई प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, इसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है, मध्यस्थ जो वस्तुएं होती हैं उनको हटा दिया जाता है। जबकि जीडीपी जब काउंट किया जाता है तो सभी वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, इंटरमीडिएट भी इसमें शामिल होती हैं। फिर अगर आप देखोगे, फिर आप अगर देखोगे कि ये क्या किया जाता है, जो जीवीए होता है हमारा, वो प्राइमरी सेक्टर का अलग से कैलकुलेट किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर का अलग कैलकुलेट, टर्शियरी सेक्टर का अलग कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो हमारी जीडीपी होती है वो क्या की, पूरी अर्थव्यवस्था की ओवरऑल काउंट की जाती है। जीवीए जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो बेसिक प्राइस पर यहाँ पे काउंट किया जाता है। बेसिक प्राइस मतलब कंसेंट प्राइस अगर हम बात करें, फैक्टर प्राइस पर काउंट किया जाता है। वहीं अगर जीडीपी के बारे में बात करें तो ये मार्केट प्राइस पर काउंट किया जाता है। तो ये जीडीपी और जीएनपी में अंतर कहलाता है। ठीक है, तो जो जीडीपी है ना, वो हमें बताती है, क्या बताती है, कि किसी देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक मूल्य क्या है। लेकिन जीबीए जो होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करती है, हटा देती है। ठीक है, सेक्टर वाइज हमें आंकड़े देती है, तो बेसिक प्राइस के आधार पर हमें आंकड़े देती है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र भी लिखा है, जीबीए बराबर आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ग्रॉस से नेट तक के सफ़र की बात यहाँ पे हो रही है। ग्रॉस से नेट तक का सफ़र कैसे होता है ना, ये हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान के चलिए, क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन मशीन में लगाया गया। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये हमने क्या किया, खर्च किया। 100 रुपये जब हमने खर्च किया
और 100 रुपये हमने 200 रुपये का प्रोडक्शन यहाँ पे बनाया, लेकिन क्या हमने इसमें डिप्रिसिएशन जोड़ा? नहीं जोड़ा, है ना। तो जब हम इसमें से डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो जो प्राइस आएगा वो क्या कहलाएगा? NNP या नेशनल जो हमारी NDP कहलाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ अभी, अगर आप देखेंगे, देखिए GDP हमने यहाँ पर देखा था, GDP में क्या हो रहा था, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से GDP वाले कॉन्सेप्ट में। GDP हम क्या करें, किसी देश के अंदर जो सेवाएं हैं उनको हम यहाँ पे काउंट कर रहे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन देख रहे थे। अब जब हम NDP निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, NDP बराबर कैसे आएगा? तो मान के चलिए कि GDP हमारी ये 3 लाख करोड़ की है, उसमें से जो डिप्रिसिएशन जो हम जब हटा देंगे तो वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब सच में हमें कितना GDP, सच में हमारी कितनी NDP है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना प्राप्त हो जाएगा। डिप्रिसिएशन काउंट करना जरूरी है, क्यों काउंट करना कि मशीन धीरे धीरे खराब होती हैं, है ना, उनका खर्चा बढ़ता है, तो इसलिए NDP निकालने के लिए हमें क्या करना, डिप्रिसिएशन को हटाना होता है। वहीं जब हमें NNP निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो GNP है, मतलब देश के जो नागरिक उनके द्वारा कमाई की जो मूल्य है उसमें से जब हम डिप्रिसिएशन हटा देंगे, है ना, डिप्रिसिएशन हटा देंगे, NNP निकल जाएगा। मतलब 4 चीज़ें आप यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। आपने GDP निकाल ली, है ना, एक देश के भीतर जो वस्तुएं सेवाएं का उत्पादन हो रहा है एक वर्ष में वो आपने निकाल ले। फिर आपने GNP कैसे निकाला कि एक देश के नागरिकों द्वारा वो कहीं पे चाहे रह रहे हों वहाँ पे कितना कमाए, वो आपने यहाँ पे GNP निकाला, GDP में से NFIA को जोड़ दिया। फिर आपने GDP में से डिप्रिसिएशन हटा दिया तो आपका NDP आ गया, और GNP में से जब डिप्रिसिएशन हटाया तो NNP आ गया। मतलब GDP, GNP, NDP, NNP चारों चीज़ें आपने यहाँ पर निकाल ली, सब कुछ आपने निकाल लिया। अब आपका प्लेटफॉर्म पूरा तैयार है नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, ठीक है ना, कि नेशनल इनकम को हमें कैसे काउंट करना है। ठीक, एक ये कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, जब हमें GDP का निकालना होता था तो हम पहले 2004-2005 बेस ईयर मानते थे। बेस ईयर हमें इसलिए माना जाता है क्योंकि हर वर्ष क्या हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि कभी पूरे विश्व में मंदी चल रही है, कभी मुद्रास्फीति बढ़ रही है, कभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, रियल जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए हम एक ऐसा ईयर सेलेक्ट करते हैं जो स्टेबल रहा हो, ना ज़्यादा उसमें इन्फ्लेशन रही हो, ना ज़्यादा मंदी रही हो, कुछ भी ना रहा हो। तो हम पहले 2004-05 को आधार मानकर देखते थे कि हमारी GDP कितनी बढ़ी। जैसे मान चलिए 2004-05 में हमारी GDP 1 लाख करोड़ है और 2010 में हमारी GDP 1,20,000 करोड़ है, तो हमारी GDP 20% बढ़ गई, ठीक है ना। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, बेस ईयर को चेंज करके 11-12 कर दिया, पहली बात ये। दूसरा हमने बदलाव क्या किया, ये किसने बदलाव किया, MOSPI ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंतर्गत जो NSO आता है वो GDP काउंट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो उसने क्या किया, एक तो GDP का जो बेस ईयर बदल दिया, दूसरा फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो लागत होती थी वस्तुओं की उसके आधार पर GDP निकाली जाती थी। अब हम मार्केट प्राइस के आधार पर क्या करते हैं, GDP निकालते हैं। तीसरा, पहले जब हम GDP निकालते तो 2 लाख कारखानों का जो फैक्टर प्राइस है उसको पूल बना लेते तो उसके आधार पर निकालते थे। लेकिन अब हम MCA डाटाबेस का यूज़ करते हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा इंटरप्राइजेज हैं, उनका डाटा लेते हैं। उस डाटा के आधार पर 2011-12 के आधार पर हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस के आधार पर GDP को हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब जब कार्य प्रणाली हमारी बदली तो इससे क्या हुआ, आंकड़ों में भी बदलाव आया। 2013-14 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर पुरानी पद्धति में अगर हम देखें फैक्टर प्राइस में 4.7% दिख रही थी, लेकिन जो नई पद्धति हमने देखी मार्केट प्राइस उस पर 6.9% दिखी है। तो इसका मतलब क्या, मार्केट प्राइस के आधार पर जो GDP के जो कैलकुलेशन है वो हमें ज़्यादा दिखता है ना, जबकि रियलिटी में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट के आधार पर GDP प्रोडक्शन कम दिखता है। तो ये हमने किसके बारे में समझा, यहाँ पे GDP के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी भी देश की नेशनल इनकम को किस तरह से काउंट किया जाता है। देखिए, एक देश की सारी आय जितनी इसको इनकम प्राप्त हो रही है उसको चाहे जोड़ लीजिए, चाहे एक देश के द्वारा जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको जोड़ लीजिए, चाहे एक देश के द्वारा जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको जोड़ लीजिए। तीनों जोड़ोगे तो आपका लगभग सिमिलर ही आएगा। इन तीनों मेथड से GDP निकाली जाती है। जैसे अगर आपको जोड़ना है इनकम मेथड, तो आप देखो कि उस देश को कितना इनकम प्राप्त हो रही है, नेट इनकम कितनी हो रही है उस देश की, नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, उस देश के लोगों को कितनी मजदूरी प्राप्त हो रही है, उस देश के लोगों को कितना रेंट प्राप्त हो रहा है, उस देश के लोगों को कितना इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है जो उन्होंने लोन दिया है, और उस देश के लोगों को कितना प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। जब इन चारों को, ये चारों क्या है, आय हैं, है ना, आय विधि से निकाल रहे हैं ना, इनकम मेथड से। ये चारों इनकम एक देश को मान के चलो 1 लाख करोड़ रुपए का प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या कहलाया जाए, एक देश की इनकम मेथड के आधार पर हमारी नेशनल इनकम कहलाई जाएगी।
फिर अगर हम बात करें कि जैसे हमें प्रोडक्शन मेथड पे निकालना है, ठीक है ना, या अगर हम बात करें हमें एक्सपेंडिचर मेथड के आधार पर निकालते, एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, एक देश का पूरा खर्चा जोड़ देंगे। मान के चलिए एक देश का टोटल खर्चा, कंजप्शन कितना हुआ है ना, 500 रुपये का हुआ। एक देश ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो C+I इन्वेस्टमेंट हमने मान के चलो कि 100 रुपये किया। फिर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, गवर्नमेंट ने 200 रुपये खर्चा किया। फिर हमने एक्सपोर्ट 500 रुपये किया, इम्पोर्ट 200 रुपये किया, तो इसमें से घटाने के बाद 300 रुपये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। तो ये जो टोटल अगर आप देखें एक्सपेंडिचर हुआ, वो क्या कहलाया, वो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड पर हमारा GDP कहलाया। ठीक, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड पर GDP हो गया। फिर तीसरा मेथड आपको देखने को मिलेगा वैल्यू एडिशन मेथड पर GDP। तो वैल्यू एडेड जो एडिशन होता है, इसके आधार पर GDP निकालने के लिए हमें हर उत्पादन का जो चरण होता है, हर प्रोडक्शन का जो स्टेज होता है, उसमें कितना वैल्यू ऐड हो रहा है उसको काउंट किया जाता है। जैसे मान के चलो किसान ने गेहूँ बेचा, 100 रुपये का, ठीक है ना, आटा मिल वाले ने उसको 150 रुपये में बेचा, तो आटा मिल वाले ने 50 रुपये का वैल्यू ऐड किया। फिर 150 रुपये में आटा खरीदा, फिर इसने 200 रुपये में ब्रेड बेचा, तो 50 रुपये का ब्रेड वाले ने वैल्यू ऐड किया। तो हम क्या करेंगे, किसान का जो प्राइस 100 रुपये में, फिर ये जो वैल्यू ऐड हुआ इस 50 रुपये को जोड़ेंगे, फिर जो ब्रेड से वैल्यू ऐड हुआ इस 50 रुपये को जोड़ेंगे। तो इस तरह इस मेथड पर 200 रुपये हमारी वैल्यू एडिशन में मेथड पर GDP काउंट होती है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमने GDP के बारे में समझे। अब उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं GDP में, जैसे अगर देखें कभी कभी ये दिक्कत आती है क्या शामिल करना है, किन चीज़ों पर विचार करना नहीं करना। नॉन मॉनेटरी चीज़ें शामिल नहीं होती, मान के चलो कोई घर में सेवा दे रहा है, काम कर रहा है, उसको शामिल नहीं किया जाता। वहीं बाई रख लेंगे तो उसको भी काउंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा। सिस्टमेटिक वार्निंग, यहाँ पे कई बार डाटा इनअफिशिएंट रहता है, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। लैंग्वेज वगैरह वेरी, ये से भी समस्या देखने को मिलती है। फिर GDP कमी है, GDP क्या है ना, किसी देश का रियल ग्रोथ नहीं बताता, क्योंकि मान के चलो कि बहुत आपको पता है कि 1 लाख लोग भारत में करोड़पति हैं, और वहीं अगर आप देखोगे 27% लोगों के पास भारत में रहने खाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन जब GDP काउंट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, हम लगाते हैं लेखा कि भारत में लगभग सभी लोग 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अमीर लोग का जो पैसा है वो GDP में काउंट हो जाता है। इस वजह से समाज में असमानता, इन्वायरमेंटल लॉस, ये सब बना रहता है, और ये समस्या GDP की कमियों को उजागर करती है। वहीं जो बार्टर सिस्टम, उन चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता GDP में, ये भी एक समस्या है। और हैप्पीनेस वगैरह को काउंट नहीं किया जाता, तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। तो GDP की अपनी कमियां हैं, लेकिन अभी तक जो भी चीज़ें भारत में वर्तमान में व्याप्त हैं, उसके आधार पर GDP से बेहतर कोई मेथड नहीं निकल पा रहा है जिससे हम क्या करें, GDP का अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ये जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर मैंने आपको बताया था, सही आंसर D होगा। D आंसर क्यों होगा, क्योंकि मनी वैल्यू GDP में क्या क्या काउंट किया जाता है, मनी वैल्यू काउंट किया जाता है, फाइनल गुड्स का, सर्विसेज का। नेशनल इनकम के बारे में बताया जाए कि नेशनल इनकम टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक देश की सीमा के अंतर्गत प्रोड्यूस होती है। आय मेथड के आधार पर मैंने आपको बताया कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है ना, ये टोटल गवर्नेंस एक्सपेंडिचर है। खर्च मेथड के आधार पर एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के आधार पर हमने क्या किया, GDP को यहाँ पर हमने निकाला। तो तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम MCQ डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको टाइम देंगे कि आप इसको लगाइए, सॉल्व करिए, फिर आप सॉल्व करके उसे कमेंट